नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 704-522-0000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ओपेक और एलाइज की बैठक से पहले ठंडा पड़ा कच्चा तेल 2 दिनों में 10% से ज्यादा की गिरावट। ब्रेंट $100 के नीचे फिसला। अमेरिका समेत कई देशों के खराब मैन्युफैक्चरिंग डेटा से भी बना दबाव। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने चांदी में जोरदार तेजी। एमसीएक्स सोना 1 महीने के हाईज पर। मंदी की बढ़ती चिंताओं से सोने को सेफ हेवन की डिमांड बढ़ी। डॉलर के मुकाबले रुपए ने दिखाया दम। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड लो से करीब ₹1.40 की रिकवरी। 1 महीने के हाईज पर पहुंचा रुपया। घरेलू मार्केट्स में एफआईआईज के लौटने, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मिला फायदा। ग्लोबल प्रोडक्शन में जोरदार उछाल और डिमांड गिरने से रबर की कीमतों में भारी गिरावट। केरल में 3 महीने के निचले लेवल्स पे फिसले भाव। टोक्यो एक्सचेंज पर कल 4% टूटे थे लेवल्स। कच्चे तेल की गिरावट का भी असर। गेहूं की कीमतों में जोरदार उछाल। एमएसपी से करीब 15% ऊपर पहुंचे भाव। कम उत्पादन और अब एफसीआई के खुले बाजार में गेहूं ना बेचने के फैसले से मिला सपोर्ट। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही शुरुआत करेंगे जहां पर उठापटक अब भी जारी है। इन सब के बीच एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? प्रियांक, आप म्यूट पर हैं। गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक बेस मेटल्स में कॉपर पे रहेगी। कॉपर में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छी रैली आई थी और कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल्स से एक बार 660 के आसपास से हमने एक रिट्रेसमेंट होता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट और डीपन हो सकता है, तो यहाँ पे सेल ऑन रैलीज की रणनीति रहेगी। अराउंड 648 के आसपास 661 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स 625 के आसपास के रहेंगे। और दूसरी पिक प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने लास्ट टाइम भी शो पे बताया था कि एक रैली एक्सपेक्टेड है और वो रैली प्लेड आउट हुई एज पर द एक्सपेक्टेशन। और अभी एक बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म दिखता है प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो सिल्वर में जो भी करेक्शंस आते हैं अभी अराउंड 57,000 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, तो वहाँ पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 56,200 एक स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली टुवर्ड्स 59,000 फॉलोड बाय 60,000 आल्सो। ऑलराइट, यानी कि बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है और खरीदारी की राय फिलहाल यहां पर भी है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री एज अ स्पेस को और यहां पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मनोज जी, आप म्यूट पर हैं। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। ऑलराइट, वहां पर मनोज जी के साथ संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए ने पिछले कुछ दिनों में जोरदार रिकवरी दिखाई है। 19 जुलाई को ₹80.06 के रिकॉर्ड लो के बाद अब यहां पर रुपए में करीबन ₹1.40 की इंप्रूवमेंट बनती हुई नजर आई है। आज इंट्राडे मार्केट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, रुपया 1 महीने के उच्चतम स्तर पर है और अंत में रुपए ने 31 पैसे की मजबूती के साथ 78.71 पर यहां पर कारोबार करते हुए दिखाया। बदलती आर्थिक स्थितियों और शेयर बाजार की मजबूत प्रदर्शन से एक बार फिर विदेशी निवेश का रुख भारत की तरफ हुआ है, जिससे रुपए को मजबूती मिली है। वहीं फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी का भी फायदा यहां पर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को हुआ है।
आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर रबर की करेंगे, जहां पर कमजोर घरेलू और ग्लोबल डिमांड से रबर पर लगातार दबाव है। केरल में रबर का भाव 3 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। कल टोक्यो एक्सचेंज पर भाव 4% गिरे थे। रबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल हैं और बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के पार्टनर केतन जोशी भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मुनाफा वसूली फिलहाल रबर में आती हुई नजर आई है, क्या वो सप्लाईज बेहतर है या डिमांड कम की वजह से है? नमस्कार मनीषा जी। एक्चुअली दोनों कारण है। एक्चुअली अभी केरला में जो है पीक रेनी सीजन चल रहा है एंड जैसे ही मतलब ये सनी थोड़ा सा सन बाहर आएगा तो प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा। उसके कारण सप्लाई बढ़ सकती है, जिसका प्रेशर ऑलरेडी रबर के ऊपर दिख रहा है। सेकेंडली क्या है कि मोस्ट ऑफ द रबर कंपनीज उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उन्हें ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं वे लोग, एंड वो सब अभी आ रहा है माल। उनके मोस्ट ऑफ दीज रबर कंपनीज ऑल्सो उनको एक प्रोडक्शन कट भी कर रहे हैं, बिकॉज उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी उनकी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से प्रोडक्शन उनका ज़्यादा हुआ है। तो दोनों बहुत डिमांड भी कम है एंड बिकॉज ऑफ पीक सीजन की तरफ जा रहे हैं, एक प्रेशर उस पे भी है, सप्लाई पे भी एक प्रेशर, सप्लाई के कारण भी एक प्रेशर है। ऑलराइट केतन जी, आपको क्या लगता है किस तरह की सप्लाई बढ़ती हुई हम देखेंगे इस सीजन में? आई वुड से सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बहुत ही कम है। नॉन टायर सेक्टर इज टोटली आउट ऑफ द मार्केट। देयर प्रोडक्शंस आर वेरी वेरी लो। देयर सेल्स आर इफेक्टेड एट द फैक्ट्री लेवल्स। उनका बहुत ही कम सेल हुआ है। In fact, there is no demand at all from the non-tire sector. Tire sector also is a bit sluggish. So that is the main reason what I can foresee. और जैसे अक्षय जी ने भी कहा केतन जी कि आगे जाके तो पीक सीजन आ जाएगा तो यहाँ पर सप्लाईज और बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो फिर क्या व्यू है, किस तरह की गिरावट और कितनी यहाँ पर रबर के भावों में देखने के लिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? See, I would say supplies will be affected because monsoons are always delayed. June generally is a monsoon set in, but always the rains are very heavy towards August, whole of August. So supply I don't think should improve now, because now since 4 days we are having very extensive rainfall in all throughout Kerala. तो supply का ये नहीं है माहौल. It is mainly because of no demand. सप्लाई जब सितंबर मिड से शुरू होगी तब डेफिनेटली इट हैज टू बी वॉच्ड हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट, वेदर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल पिक अप एंड रबर डिमांड विल लुक अप, बिकॉज टिल देन आई फोरसी अराउंड प्राइसेस स्टेडी टू ईजियर। ओके अक्षय, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर देखें तो 19 महीने के लोज पर हमने यहाँ पर टोक्यो के प्राइसेस जाते हुए देखे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मांग बहुत स्ट्रांग नहीं है। क्रूड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। चाइना के ऑटो सेल्स के नंबर जो जुलाई के मंथ के लिए आए हैं वो भी ऑन द वीकर साइड हैं। आपको क्या लगता है आने वाले एक महीने में, क्वार्टर में किस तरह की मूव अब रबर प्राइसेस में रह सकती है? देखिए ऑलरेडी मतलब 175 जो कि अप्रैल में था वहां से 167 168 आ गया है रबर, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर एंड तक, मतलब सितंबर एंड तक तकरीबन 160 के रेंज में आ जाना चाहिए रबर। एंड उसके बाद भी ओवरऑल मंदी ही लग रही है। वी कुड सी द रेंज ऑफ विद इन दिस ईयर इटसेल्फ 155 160 का रेंज दिख सकता है रबर में। केतन जी, आपको भी लगता है कि इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है? 155 160 की रेंज में यहाँ पर रबर आके टिकेगा? हाँ जी उसी लेवल पे है, बट आई फील डाउनवर्ड प्रेशर भी ज्यादा नहीं होगा। द रीजन बीइंग if it is not remunerative, Kerala ka farmer will not bring in material, they will not tap. So I think below 160 दिखता नहीं है मेरे हिसाब से। पिछले क्वार्टर में जब हमारी बात हो रही थी टायर कंपनी से भी अक्षय जी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह की अवेलेबिलिटी है एज ऑफ नाउ तो पर्याप्त है, लेकिन अगर टैपिंग खास नहीं हो तो ये इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। इन एनी केस इंडिया यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट का 1% इंपोर्ट तो करता ही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह की गिरावट है, आपको लगता है वो इस वक्त आता हुआ देखेंगे हम? वो भी हो रहा है एक्चुअली। अभी भी जो है पैरिटी अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइसेस अगर आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा के भी 2% नीचे ही मिल रहा है इंडिया में इंपोर्टेड रबर। तो वो प्रेशर भी डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी सॉफ्टन होंगे
तो वो जो 1-2% की जो पैरिटी है वो भी मतलब दैट विल कंटिन्यू, तो वो भी एक प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर। केतन जी, आपको भी लगता है या अक्षय जी? सॉरी, प्लस चाइना का एक स्लो डाउन जो दिख रहा है, यूएस रिसेशन का जो डर है, तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी नेगेटिव हैं। तो ओवरऑल रबर के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो आसपास नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ। ऑल राइट, यानी कि रबर प्रोड्यूसर्स के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है, रबर कंज्यूमर्स के लिए शायद ये बेहतर टाइम हो सकता है, लेकिन वहां पर भी डिमांड डिस्ट्रक्शन के चलते हमने एक प्रेशर आता हुआ देखा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको बताया जैसे हमने कि 19 महीने के लोज पर यहाँ पर भाव हैं, भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट है और यहाँ से भी रबर के प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। जैसे कहा गया कि अप्रैल में 175 रुपए प्रति किलो के लेवल्स थे, 160-155 तक के लोज भी हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। अक्षय जी, केतन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम रबर के फंडामेंटल्स पे हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और मानसून का संतुलन बिगड़ने से खरीफ की सबसे प्रमुख फसल धान की बुआई काफी पिछड़ी है। यहां पर वीक टू वीक अगर हम देखें तो भी नंबर्स बहुत बेहतरीन होते हुए नजर नहीं आए हैं। इसके अलावा खरीफ दालों की मुख्य फसल तुअर और तिलहन में मूंगफली की बुआई भी काफी कम चल रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एग्पल्स कमोडिटी के फाउंडर गौरव जैन हैं। गौरव नमस्कार। ऑफ कोर्स कुछ चिंता की बात जरूर है क्योंकि ऑन द सरफेस तो मानसून काफी अच्छा है, लेकिन हमने देखा है कि सोइंग बेल्ट्स में यहाँ पर दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। ऑयल सीड से अगर हम यहाँ पर शुरुआत करें, किस तरह की कंसर्न्स बनती हुई देखते हैं आप? नमस्कार मनीषा जी। ऑयल सीड्स में डेफिनेटली देयर इज एन इशू। काफी कुछ हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं और क्योंकि हमारी रबी में मस्टर्ड का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था और लास्ट ईयर भी सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा रहा है, रेन्यूमरेटिव भी रही है ये दोनों क्रॉप्स। तो इस बार डेफिनेटली कम है सोयाबीन। सोयाबीन अब पूरी हो चुकी है, करीब 3% ज्यादा है, लेकिन ग्राउंड नट और मूंगफली इज अबाउट 4% लोअर। सो मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है पिछले साल से। और एक और चीज है कि अगर मॉनसून टोटल ओवरऑल अच्छा रहा, रिजर्वायर्स फुल हो गए और सॉइल मॉइस्चर अच्छा रहा, सो हमें अगली खरीफ में मस्टर्ड की बुआई बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो अगर वैसे कुछ आसार बनते हैं सितंबर में या अक्टूबर में, तो इतना ज्यादा उछाल आने की अभी गुंजाइश रही नहीं है। हमने भावों में अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी है। गौरव, आप कहेंगे अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो कुछ सपोर्ट प्राइसेस में लौट सकता है? अभी नहीं, जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस कुछ सुधरते नहीं है। वहां पर एक बहुत बड़ा फॉल आया है। कल भी हमने देखा कि वो तेजी को मेंटेन नहीं कर पाए सीबॉट सोयाबीन में। और अगर यही चीज रही कि बाहर का सोयाबीन, जैसे पाम ऑयल काफी नीचे है या सोया ऑयल नीचे जा रहा है, अगर बाहर से प्राइस में सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम देखेंगे कि इंडिया का प्राइस सपोर्ट अभी जल्दी नहीं आने वाला है। हम एक्चुअली अपने शो में कल 4:30 बजे भी दालों के ऊपर अच्छा खासा फोकस लेके बैठे हुए थे और जिस तरह के नंबर्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे, आप कहेंगे दालों को लेकर अब कुछ बहुत चिंता है? दालों को लेकर जरूर चिंता है, स्पेशली तूर को या अरहर को। उसकी बुआई काफी कम है और अगर मुझे लगता है कि बुआई बहुत ज्यादा चांसेस रह नहीं गए कि उसको मेकअप कर पाएंगे। अभी करीब 6% पिछली बार से नीचे है और हम वैसे भी तूर एक ऐसी क्रॉप है, तूर और मसूर, जिसमें हम अभी भी काफी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। सो हमें लगता है कि अभी भी इंडिया जो है वो करीब 8 लाख टन का इस बार इंपोर्ट रहेगा फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। पिछली बार करीब 8,40,000 टन था। इंडिया गवर्नमेंट वैसे भी काफी स्टेप्स ले रही है और करीब पिछले आई थिंक 4 या 5 साल से पल्सेस के पीछे तो बहुत ज्यादा फोकस है, पल्सेस और एडिबल ऑयल्स के पीछे। तो पल्सेस में जिस तरह का फोकस है और हमने जो एमओयू साइन किए हैं ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से, सो ये अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। बट प्राइसेस तूर के पहले ही काफी ऊपर हो चुके हैं। करीब से मुंबई पोर्ट पर अगर हम लेमन तूर की बात करें तो 6500 से करीब 7400 रुपए पर क्विंटल हो चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद करना अभी थोड़ा मुश्किल है। जो ये मॉनसून का है या फिर हमारी बुआई पीछे है, इसको पहले से ही मार्केट ने इस बीच में फैक्टर इन कर लिया है लास्ट 1 महीने में। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है कब तक एक बहुत स्टेडी ठोस यहाँ पर हम एक जायजा ले पाएंगे कि किस तरह की फसल है और एक प्राइस व्यू निकलता हुआ नजर आएगा? आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दैट। ओके, बहुत ज्यादा अब एकरेज रह नहीं गई है नॉर्मल एरिया से। सो हम पहले ही 5-6% पिछड़े हुए हैं और जितना लेट होते जाएंगे उतना ही थोड़ी सी ईल्ड भी दिक्कत में आएगी। सिर्फ एकरेज नहीं, हमें ईल्ड भी देखनी चाहिए। सो ओवरऑल ये है कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें, अगर बाहर के प्राइसेस, ईस्टर्न अफ्रीका के प्राइसेस और उनकी क्रॉप अच्छी रही तो हमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन हाँ, तूर ये मैं काफी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तूर एमएसपी से ऊपर ही रहनी चाहिए और जो अभी के प्राइसेस हैं
इससे बहुत ज्यादा नीचे भी मैं नहीं देखता हूँ। वापस से 65 से 6300 रुपए लेमन तूर का जाना बहुत मुश्किल है अभी। ऑलराइट, मेरे पास एक फाइनल सवाल है गौरव, और ये कि अब जो ये साल शुरू होता है, यहाँ पर अगस्त में हम आ गए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक सारी फेस्टिविटीज, वेडिंग सीजन्स, बहुत सारी डिमांड यहाँ पर सभी खाने पीने की चीज़ों की निकलती है। जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर है और जो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की मांग और भाव रह सकते हैं? मांग इस बार पिछली बार से या 2020 से डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहेगी। Okay. लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि 2018-19 की ग्रोथ हम वापस देख पाएंगे, वो अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। फेस्टिव डिमांड जो है, अगर हम चने में देखें या एडिबल ऑयल्स में देखें, उतनी ज्यादा डिमांड पुल नहीं है जितना सप्लाई से प्रॉब्लम है। अगर है तो जहां भी प्राइसेस का मूवमेंट आया है वो सप्लाई से आया है, डिमांड पुल अभी तक हमने बहुत ही कम देखा है। So in this festivity also काफी हद तक जो दाल मिलर्स हैं वो अपनी प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं या 1-2 महीने में कर लेंगे। वो डिमांड जो दालों की कच्ची से साबुत दालों की है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। ऑलराइट, यानी कि वो फैक्टर्स यहाँ पर वॉच करने होंगे और आगे जाकर यहाँ पर भावों में जैसे कहा गया कि सपोर्ट यहाँ पर लगातार रह सकता है। एक फाइनल फिगर जरूर आने की अभी इंतजार है जो सोइंग को लेकर है, लेकिन इस बार सोइंग डिलेड है और शायद अगले हफ्ते 10 दिन तक हम फाइनल फिगर्स भी आता हुआ देखेंगे। गौरव, बहुत शुक्रिया उन सभी नंबर्स का यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए और डिटेल्ड में वो दोनों सेक्टर्स पर बात भी करने के लिए। मोटी कॉल में अपने दर्शकों को जोड़ने का समय है और सबसे पहले दिल्ली से हमारे साथ पंकज जी फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार पंकज, क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने 635 रुपए एनजी प्लस रखी है। नेचुरल, हाँ जी, नेचुरल गैस खरीदी है 635 रुपए पे। प्रियांक, क्या करने की राय है? अभी उनके भाव के आसपास ही ट्रेड्स हो रहे हैं। कल हमने एक लो बनता हुआ देखा था 613 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 610 के आसपास का रख के वो होल्ड कर सकते हैं और 650 660 का जो रेंज है वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऑलराइट, तो होल्ड करें लेकिन अपना स्टॉप लॉस पंकज जी जरूर लगाएं। थोड़ी सी तेजी की उम्मीद यहां से है। आज ऑफ कोर्स क्लियरली 2% की गिरावट। आगे बढ़ते हैं और एक फेसबुक पे आया हुआ मैसेज ले लेते हैं जो कि गुना एमपी से सुरेंद्र जी ने लिखा है। 45 टन इनके पास कॉटन, 1000 क्विंटल इनके पास कॉटन पड़ी हुई है। क्या राय देंगे मनोज जी? कॉटन में एक अच्छी मोमेंटम जो है बनी हुई है मनीषा जी, और अभी हम देख रहे हैं कि 45,000 के ऊपर यहाँ एमसीएक्स कॉटन ट्रेड हो रही है। तो मेरा मानना है कि 50% पोजीशन यहाँ पे एक बार जो है मुनाफा वसूली करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सेशन से वॉलेटिलिटी है और लोअर लेवल से फिर एक बार अच्छी रिकवरी बनती हुई नजर आई है। तो 50% पोजीशन यहाँ पे एक बार निकालना चाहिए। अगर कीमतें कहीं भी 46,800 47,000 की रेंज में आए तो बाकी पोजीशन को भी वहाँ पे एक बार निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये राय है और 45,500 के ऊपर फिर से यहाँ पर कॉटन के भाव एटलीस्ट एमसीएक्स पे तो दिखते हुए। हमारे पास एक व्हाट्सएप भी आया है जो गुना एमपी सुरेंद्र जी का है। 45 टन चना इनके पास पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कि उसका क्या करें, किस तरह के व्यूज आगे जाके नजर आएंगे। क्या देखते हैं मनोज जी? बिल्कुल, पल्सेस में भी यहाँ एक बार फिर जो है तेजी बनती हुई दिख रही है, और जिस तरह से हम दूसरी पल्सेस की बात करें, चाहे वो तुअर हो या उड़द हो, वहां पे एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। और खरीफ में यहाँ पे जो उड़द की क्रॉप है उसमें काफी डैमेज की भी खबरें निकल कर आ रही, तो जिसके चलते ओवरऑल पल्सेस जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि चना में भी यहाँ पे 200 से 300 रुपए की तेजी वर्तमान भाव से देखने को मिल सकती है, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो चने पे यहाँ पर राय है और क्लियरली यहाँ पर प्राइसेस में, जैसे अभी हमने पल्सेस के ऊपर बात भी करी कि कुछ बहुत सपोर्ट यहाँ पर बरकरार रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और भोपाल से हमारे पास एक व्हाट्सएप आया है जितेंद्र जी का। एल्यूमिनियम में ये नया निवेश करना चाहते हैं। प्रियांक, क्या राय है इनके लिए? देखिए, बेस मेटल्स में एक रिकवरी बाउंस प्ले आउट हो रहा है और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 202 के आसपास के जो लोस बने थे और वहां से एक रिबाउंड दिखा है, पर ये जो रिबाउंड है अभी भी करेक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ से अगर उनको बाई की पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से एक बार वेट करना चाहिए। मे बी अराउंड 205 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे वो बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं विद द रीसेंट लो 200 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ऑलराइट, तो खरीदारी करनी चाहिए स्टॉप लॉसेस 200 के आसपास के। एक और सवाल हमारे पास आया है उज्जैन प्रदीप प्रजापति जी का। कच्चे तेल का एक लॉट इन्होंने खरीदा है 8,200 के लेवल्स पे। क्लियरली भावों में जोरदार गिरावट उस तरह से देखने को मिली है। प्रियांक, क्या करें अपनी इस पोजीशन का? ये काफी ऊपर के लेवल्स पे खरीदारी की है और हमने देखा है कि WTI में एक स्टीप करेक्शन आता हुआ देखा था
अभी 94 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। जो रिसेंट बैंड है ऑन WTI 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और घरेलू मार्केट्स में वही 7250 से लेके 7100 ये एक रेंज सपोर्ट रेंज है। तो वो जब तक इंटैक्ट रहती है तो एक बाउंस बैक फिर से हो सकता है। तो बाउंस बैक में मेरे हिसाब से अगर उनको फिर से 7800 के आसपास के रेट्स मिलते तो वहां पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि रिबाउंड का इंतजार करें और अपने लॉसेस कट करने के लिए वहां पर देखें। आज मैसेजेस का ही दिन है। हमारे पास एक और जोधपुर से आया है, ललित जी का 4 लॉट हल्दी खरीदे हैं इन्होंने 7850 के लेवल्स पे। मनोज जी क्या राय है? हल्दी में यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर नहीं निकल पा रही है, और इनफैक्ट आज हमने कीमतों में जो है अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है वो भी ब्रेक होते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे 7580 एक क्रूशियल सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश अभी हल्दी में नजर नहीं आती है। ऑलराइट, ये राय यहाँ पर भी है। और आज का जैसे जैसे आपने कहा अभी कि 2% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है, तो उसी लिहाज से अपना ट्रेड देखें। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रियांक साथ जोड़ने के लिए और सभी तमाम दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। नमस्कार।